हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके क्वेश्चन हुए क्या तुम लोगों से सॉल्व? हो रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके चलो तो ठीक है, वो तुम लोग लेक्चर के बाद डाउट के लिए आ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अब ओके चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो ही फॉर्मूलाज है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन is always greater than or equal to h upon 4 pi m। फिर बाद में ये m यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v is greater than or equal to h upon 4 pi। मास इंटू वेलोसिटी क्या बनता है? तो मास इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h upon 4 pi। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला एंड ये पहला एक फॉर्मूला, ये दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके वापस एक बार याद दिलाता हूँ। बोर्स थियरी में कौन सा इलेक्ट्रॉन का नेचर अज्यूम किया गया है? हाँ नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हो सकते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव, पार्टिकल नेचर, ठीक है। बोर्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर घूमता है? ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट या फिर शेल, ठीक है। एंड ऑर्बिट के अंदर इट कैन ओनली रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, बराबर। वो ऑफ करो, थोड़ी देर में कूलिंग हो जाएगी फैन। अब बट उसी बदले बाद में डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आया। डी ब्रॉगली ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन विच नेचर? ड्यूअल नेचर, मैटर एंड मतलब पार्टिकल एंड वेव। अब वेव फॉर्म में अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऐसे करेगा क्या? नहीं, वो ऐसे कुछ करता है। ये समझ पा रहे हो? तो ये ऑर्बिट के अंदर और बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। बट बोर्स ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर बाहर जा सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? ओके। फिर बाद में हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। ध्यान दो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में रहेगा तो उसकी वेव कैसे रहेगी वो हम लोगों ने सोचा था, ठीक है। अगर तुम लोग पानी के अंदर एक पत्थर फेंक के मारो तो वेव कैसे जनरेट होती है? स्फेरिकल, सर्कुलर, यस सर्कुलर। तो ऐसे सर्कल में वेव्स आती है, बराबर। तो सबसे सिंपलेस्ट वेव का शेप क्या होता है? सर्कुलर, ठीक है। ये कौन बना रहा है? पहले ये वेव कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे जरा, ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है। बट एटम 2 डायमेंशनल रहता है कि 3 डायमेंशनल रहता है? 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशन देखो, जो चीज 2 डायमेंशन में सर्कुलर है वो 3 डायमेंशन में क्या रहेगी? स्फेरिकल रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे सिंपलेस्ट वेव जो रहती है वो कैसे रहती है? स्फेरिकल। समझ में आ रहा है? फिर बाद में अगर मैं उस लेक में या फिर वाटर बॉडी में एक ऐसे रस्सी लगा दूं विच हैज हाई टेंशन, ठीक है, एंड इसके ऊपर मैंने एक स्टोन फेंक के मारा, अब वेव्स जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी? ऐसे ऊपर आएगी। ये देखो भाई, ये जो रोप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये रोप मूव करने वाली है क्या? नहीं। तो रोप के अलॉन्ग वेव आएगी क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा है? पानी के अंदर पत्थर फेंक के मारा बट एक रोप है विच हैज़ हाई टेंशन, तो वो हिलने नहीं वाली है। तो वेव जो बनेगी वो पानी के बॉडी के ऊपर एंड नीचे, रोप के ऊपर एंड नीचे ऐसे बनेगी, ठीक है। अब 2 डायमेंशन में ये ऐसे कुछ दिखेगा, 3 डायमेंशन में ये बलून जैसा दिखेगा, एक बलून ऊपर एक बलून नीचे। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। इसकी शेप का नाम क्या लिखा था? डंबल। ये तुम लोगों को रवि सर ने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है, ओके। अब अगर मैं 2 रस्सियां लगा दूं, 2 रोप्स लगा दूं, तो कैसे वेव बनेगी? कितने लोब्स आएंगे? लोब्स कितने आएंगे? 4 लोब आएंगे, डबल डंबल, ओके। तो इसको बोलते हैं डबल डंबल। एंड लास्ट वाला एक रोजेट, ठीक है, उसका मैं डायरेक्ट शेप बना देता हूँ।
अब अगर मैं यहाँ पे एक तीसरी रस्सी लगाऊं अलॉन्ग विच एक्सिस, जेड एक्सिस, कितने लोब्स बनेंगे? ध्यान दो, पहले कितना लोब था? एक ही सिंगल था। उसके बीच में एक रस्सी लगाई तो एक के दो हो गए, और एक रस्सी लगाई तो दो के चार हो गए, और एक रस्सी लगा रहे चार के आठ हो जाएंगे। आठ कैसे दिखेंगे? तो देखो ये रस्सी ऐसे अंदर, मतलब अंदर एंड बाहर दो जगह पे जा रहे हैं, तो लोब्स, कुछ लोब्स ऐसे बाहर की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, बाहर आ रहे हैं, एंड कुछ लोब्स अंदर की तरफ जाएंगे। ये समझ पा रहे हो? 8 लोब्स है, 4 बाहर और 4 अंदर, ठीक है। इनको ऑर्बिट बोलते हैं क्या? नहीं। बाय द वे ये कौन सा नेचर है? ये पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन का या वेव नेचर है? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इरेज कर दी का डायग्राम? हाँ कर दी, सॉरी। अब पार्टिकल नेचर में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो पार्टिकल नेचर में वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट में, बराबर। तो इसे ऑर्बिट 2 डायमेंशनल रहता है कि 3 डायमेंशनल रहता है? 2 डायमेंशनल है। ऑर्बिट अर्थ जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, 2 डायमेंशन में करती है कि 3 डायमेंशन में करती है? 2 डायमेंशन ना, मतलब एक ही ऐसे प्लेन में करती है, थोड़ी ना ऐसे एक साल ऐसे किया, फिर दूसरे साल ऐसे कर रही है, फिर ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं। तुम लोगों ने बाय द वे कार्टून में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कराते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कराते हैं। देखा है क्या ऐसा कुछ? एटम का शेप ऐसा कुछ बहुत सारे कार्टून वार्टून में दिखाया रहता है। तो एटम 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है, समझ में आ रहा है। एंड जब इलेक्ट्रॉन बट 2 डायमेंशन में रिवॉल्व करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, समझ में आ रहा है। बट अभी यहाँ पे जो वेव्स बन रही है वेव नेचर की वजह से, वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? ये वेव्स, हाँ, अरे ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है ना? मतलब ये इसका शेप क्या है? स्फेरिकल। इसका कैसे? 2 बलून्स, 3 डायमेंशनल बलून रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे 4 बलून्स हैं, यहाँ पे 8 बलून्स हैं, समझ में आ रहा है कुछ? अब जब ऑर्बिटल्स, सॉरी, अब जब वेव नेचर रहती है तो इसको ऑर्बिट बोल पाएंगे क्या? नहीं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इसका और एक नाम है ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसे? ये समझ में आ रहा है? तो स्पेरिकल ऑर्बिटल का नाम क्या रहता है? एस ऑर्बिटल। ये रवि सर ने पढ़ाया हुआ है। तो स्पेरिकल शेप वाले ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? एस ऑर्बिटल। डम्बल वाले को डबल डम्बल, एंड रोजेट वाले को? ये कुछ समझ पा रहे हो? पक्का। अब दूसरी चीज, ऑर्बिट के नाम क्या थे? ऑर्बिट्स भूल गए? हाँ, के, एल, एम और एन। ऑर्बिट्स के नाम क्या रहते हैं? के, एल, एम, एन। ऑर्बिटल के नाम क्या रहते हैं? एस, पी, डी, एफ। अंतर समझ में आ रहा है? पक्का, ओके। के, एल, एम तो सब में पढ़ा होगा, ओके। अब इसमें ध्यान देंगे तो इसके लिए हम लोग एनालॉजी कौन सी लेते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स समझ में आने के लिए? देखो बाय द वे, ये वेव कितने इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है? एक सिंगल। ये पूरा स्पीयर जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना रहा है, या फिर ये 2 स्पीयर्स जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना रहा है, बराबर। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग किसकी एनालॉजी लेते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। याद है कुछ? अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मीनिंग क्या है? देखो भाई, लेट अस से कि मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है, सिंगल वाटर ड्रॉप, ठीक है। इसको मैंने इवेपोरेट कर दिया। इसे इवेपोरेट करूंगा तो वाटर ड्रॉप से क्या बनता है? वेपर्स बनता है। अब वो वेपर्स जो बनेंगे, अगर मैं इसको एक छोटे से कंटेनर में कन्फाइंड कर दूं तो वेपर्स ऐसे कुछ दिखेंगे। एग्जैक्ट ऐसे स्फेरिकल रहता है क्या? नहीं। वाटर वेपर से क्या बनते हैं भाई? वाटर वेपर से क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। अब तुम लोगों ने भी क्लाउड जब कभी बनाया है, ऐसे स्फेरिकल बनाया है क्या क्लाउड? नहीं। ऐसे स्फेरिकल, काइंड ऑफ स्फेरिकल, बट ऐसे कुछ बनाते हो, पता है ना? तो वो एग्जैक्ट स्फेरिकल वेव बनने वाली है क्या? नहीं। थोड़ा सा डिसोरिएंटेड, मतलब ऐसे डिस्टॉर्टेड वेव बनती है, बट काइंड ऑफ वो कैसे दिखेगा? स्फेरिकल। समझ में आ रहा है? बाद में अगर दूसरी वेव बनानी होगी तो दूसरी वेव कौन सा टाइप की बन सकती है? डम्बेल। तो यहाँ पे हम लोग भी वही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप बहुत सारे छोटे छोटे वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एनालॉजी में हम लोग क्या मानते हैं? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिसोरिएंट हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। ये याद है? ये लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था, पक्का, ओके। अब इसके ऊपर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थियरी। बोर्स थियरी के बाद लास्ट थियरी। हेडिंग लिखेंगे वेव
मैकेनिकल मॉडल। एक बार पहले ऊपर वाला वापस ड्रॉ कर लेना, ठीक है, करो भाई। ये मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें ये शेप्स ड्रॉ कर लो। ऑर्बिटल्स की शेप्स एंड ऑल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, पता रहने चाहिए। हो गया, बढ़े आगे। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट, वेव मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर अज्यूम किया जाता है? वेव नेचर, समझ में आ रहा है, नाम में ही है। तो पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू हैव, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज considered to have, electron is considered to have wave nature, electron is considered to have wave nature। हो गया। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज, electron exists as, electron exists as electron cloud, electron exists as electron cloud, ब्रैकेट में लिखना वेव फॉर्म, ब्रैकेट में लिखना वेव फॉर्म इनसाइड एन एटम, इनसाइड एन एटम, इनसाइड एन एटम। हो गया। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन possess different wave functions, different wave functions, ब्रैकेट में लिखना, ये सिंबल बनाना, दिस इज अ ग्रीक सिंबल साई। वेव फंक्शन का सिंबल रहता है साई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन possess different wave functions psi, and because of which different shapes of electron clouds are generated, and because of which different shapes of electron clouds are generated, different shapes of electron clouds are generated, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के लिए हम लोगों ने कौन सा नाम रखा है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर जनरेटेड, ब्रैकेट में लिखना ऑर्बिटल्स, ध्यान देना, ऑर्बिट पार्टिकल नेचर, ऑर्बिटल वेव नेचर, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर जनरेटेड, ठीक है। ओके, बनाओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शेप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं, जरा ध्यान देंगे। सिंपलेस्ट वेव कौन सी रहती है, मतलब सिंपलेस्ट क्लाउड कौन सा रहता है? स्फेरिकल। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद हाँ, रोजेट, ठीक है, जिसमें टोटल कितने पार्टिकल रहते हैं, मतलब कितने लोब्स रहते हैं? 8। मैं अभी एकदम मतलब ज़्यादा 3 डायमेंशनल एंड ऑल वो नहीं बनाते बैठ रहा हूँ, 2 डायमेंशन में 8 लोब्स बना रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना, मतलब 8 है, 4 आगे 4 पीछे, तुम लोगों का भी पता ही है। ओके, ये सब कितने इलेक्ट्रॉन से बना रहता है? एक, मतलब एस ऑर्बिटल भी एक इलेक्ट्रॉन से है एंड एफ ऑर्बिटल भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से है, समझ में आ रहा है? ओके, इनके नाम नीचे लिख देता हूँ, एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे मतलब पार्टिकल्स में छोटे छोटे ये हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन टोटल 16 पार्टिकल में डिसोसिएट होता है, ऐसा एक्चुअली होता है क्या? नहीं, उसकी वेव ऐसे दिखती है सिर्फ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिकल्स में, मतलब कितने डॉट्स बनाएगा? ऐसे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन 16 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, तो यहाँ पे कैसे होगा? ऊपर कितने आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कोई दिक्कत? ओके। विच ऑर्बिटल, अच्छे से सुनना, विच ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हाँ, एस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में रहने वाला है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ्यूज्ड आउट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में मतलब 2 बंटवारे हो गए। यहाँ पे वो 4 लोब्स में डिसोसिएट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। एंड यहाँ पे 8 में है ना बे, तो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज पर लोब कहाँ पे रहेगा? एस ऑर्बिटल। एंड लोवेस्ट नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and f orbital has lowest electron density। ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है? अब जरा बात करते हैं वेव फंक्शन की। बाय द वे, ये वेव्स कौन सी है? 1D 2D 3D? ये इलेक्ट्रॉन की वेव्स 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है, ठीक है। बट तुम्हारे सिलेबस में बट हमारे सिलेबस में हम लोगों को मैक्सिमम 2 डायमेंशनल वेव्स तक ही है। 2 डायमेंशनल भी तुम लोग बहुत कम जगहों पे डील करते हो, ज़्यादा करके 1 डायमेंशनल वेव्स ही हम लोग बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल वेव फंक्शन का 1 डायमेंशन में लेके दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा मतलब इसमें हम लोग अंदर नहीं घुसने वाले, ठीक है। तो 2 डायमेंशन तक मतलब थोड़ा सा बता दूंगा, डोंट वरी। अब ध्यान दो, वेव फंक्शन, ठीक है। ये साई के सिंबल को क्या बोलते हैं बाय द वे? वेव फंक्शन। तुम लोगों ने वेव्स देखी है ना? कोई एक वेव फंक्शन बताओ, तुम लोगों ने पढ़ाया है, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे पता नहीं है, नहीं पढ़ाया? ओके, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साई कैन बी साइन एक्स, ठीक है। साइन ये एक वेव फंक्शन है, कैसे वो बताता हूँ। तुम लोगों को रेडियन एंड ऑल वो सब पढ़ा के हो गया पक्का? ओके, तो देखो बे, रेडियन, हाँ ओके। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे साइन एक्स प्लॉट करने वाले हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 के बाद यहाँ पे बीच में π/2 ले लूँ। π/2 मतलब कितने डिग्री? 90। फिर बाद में ये पाई कितना डिग्री? 180। फिर बाद में 3π/2 कितना? 270। एंड बाद में 360 कितना होता है? 2π। समझ में आ रहा है? ओके, बताओ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1। लेट अस से यहाँ पे ये 1 है, चलेगा? तो दिस इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180? साइन 180 इज 0 अगेन, ठीक है। ये पढ़ा है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 270? तो लेट अस से दिस इज -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 360? 0। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? ऐसा ऐसा, दिस वन, कुछ समझा? तो साइन ये एक वेव का फंक्शन है, समझे? और एक एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। साइन एक्स के अलावा दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कॉस एक्स का, ठीक है। कॉस एक्स अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, कॉस एक्स वही 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। cos 0 यहां से शुरू होगा, cos π/2 cos 180 cos 3π/2 एंड cos 361। ये ऐसे जा रहा है, इधर से आया, इधर गया, इधर से वापस ऊपर गया, अरे रे खराब हुआ, इधर से इधर वापस ऊपर एंड वापस इधर। कुछ समझे? पक्का? ओके। क्या लगता है इलेक्ट्रॉन कौन सी वेव दिखाना चाहिए, साइन एक्स वाली या कॉस एक्स वाली?
क्यों? तो यहाँ पे भी तो अंदर बाहर हो रहा है। हाँ हाँ, क्या क्यों? ओके, लॉजिक करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्यों? हाँ हाँ, मतलब नहीं, मतलब देखो यहाँ पे कहीं प्ले हो रहा है, पता है, इलेक्ट्रॉन अचानक से प्रकट हो जाता है। कहाँ से प्रकट हो रहा है? जीरो, मतलब न्यूक्लियस से। ये बाय द वे हम लोग बाद में रेडियस लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है? तो जहां पे न्यूक्लियस है वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर पाता, समझ में आ रहा है? तो जनरली ऐसे अचानक से प्रकट होने वाली चीजें अपने को चलेगी क्या? नहीं, ये फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग बात, मैथमेटिकली कुछ भी चलता है भाई, ये सब इमेजिनरी रहता है बहुत सी बार, ठीक है? बट फिजिकली अगर हम लोग देखें तो कोई चीज ऐसे अचानक से वन बन गई, ऐसे होता है क्या? नहीं, हर एक चीज ऐसे जीरो से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ती है ना भाई, समझ पा रहे हो कुछ? तो एक वेव फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हमेशा जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? दूसरा और एक एग्जांपल लेंगे, 10x, ठीक है? चलो हेल्प करना, तुम लोगों को 10 की वैल्यू से पता है ना, मुझे याद नहीं रहती। ओके, तो 0 π/4, क्योंकि tan 45 1 होता है ना, हाँ, फिर बाद में π/2 tan 90 इन्फिनिटी, हाँ, ओके, फिर बाद में अब हेल्प करो भाई, 3 π/4, फिर बाद में पाई, बस हो गया। चलो तो बताओ साइन 0 होता है, श्योर हो ना? tan 0 बोला, tan 0 रुको देखने दो, साइन इज व्हाट, सॉरी tan इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस ना, साइन अपॉन कॉस 0, करेक्ट है तुम लोग, हाँ, तो 0, tan 45 1, ये 1 पकड़ लेता हूं, एंड tan 90 इन्फिनिटी, ऊपर किधर भलता ही जगह पे, ठीक है? तो इन्फिनिटी, अब इसका पॉइंट देना भी गलत है एक्चुअली इन्फिनिटी का, बट चलो इधर मान लेते, इधर इन्फिनिटी आ रही है अपने, ठीक है? तो फिर बाद में साइन 3/2, तुम लोगों ने बोला तुम लोगों को आता है, tan 135 -1, श्योर हो? पक्का ना? ठीक है, तो -1, लेट अस से कि -1 यहां पे है, साइन पाई, साइन 180, माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए क्या? किसका? 3π/4 ना, 3π/4 है, तो 3π/2 तुम देख रहे हो, 3π/4 यहाँ पे किधर तो -½ रहेगा शायद से, -½ या फिर -1/√2, -1/√2, एंड यहाँ पे हाँ तो -1 ही आना चाहिए शायद से, चलो ठीक है, होपफुली -1। तुम लोग अगर गलत बताए तो मैं डायरेक्ट शेप बना के खत्म कर दूंगा, मतलब मुझे शेप कैसे आते हो पता है, तो वो हम लोग बना सकते हैं, इतना कुछ नहीं। साइन पाई मतलब साइन 180 इज 0/1, 0 ही हो रहा है, 0, तो इन्फिनिटी किधर गया साला? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है ना, आई गेस इधर किधर तो एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं लगता है, चलो ठीक है। अब फिर बाद में आगे वापस ये इधर 0 पहुंच गया, तो 0 से वापस 1 जाएगा, 1 से वापस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है? अब tan का ग्राफ देखो पे कैसे आ रहा है, ऐसे आता है, ऐसा, सॉरी ऐसे, इधर भी नीचे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक जा सकता है क्या? देखो बे, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, नहीं, वो तो बाद में बात की बात, बट जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ये एक ही टाइम पे दिखता है पहले, बाय द वे समझ में आ रहा है? एक वेव एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर, मतलब 6th-7th ऑर्बिट तक जा सकता है क्या उसकी वेव ना? अरे देखो, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये शुरुआत में देखो, ये क्वांटम में है,
क्वांटम में ये चीज़ें समझना बहुत डिफिकल्टी होता है, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नहीं समझा तो भी क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी रहता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी वेव बन रही है। देखो भाई वेव कैसे बनेगी, ऐसा कुछ बनेगी बराबर। अब मुझे बताओ ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक जा सकता है क्या? तो एक्चुअली कभी कभार चला जाता है सारा। वेव नेचर में बहुत उल्टा सुल्टा होता है, तो कभी कभार थोड़ा सा चांस रहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड में भी दिखे, बट वो चांस बहुत ज्यादा रहेगा कि कम होगा? कम होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक जाने के चांसेस बहुत कम, और कम होते जाते हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फोर्थ में तो मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? मैं तुम लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ इसके बाद, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, बट ये फॉलो कर पाए? ओके। अब तो मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, मतलब अपने बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर चला जा सकता है, बट इंफिनिटी तक जा सकता है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ ये टैन का ग्राफ ये करेक्ट है क्या? नहीं है। इसमें और एक गड़बड़ है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। जो कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? मतलब इधर तक इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अचानक से गायब हो गया, ऐसे होता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। मैं जो इमेज बोल रहा था वो बता देता हूँ, मतलब मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा ये पार्ट समझना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड ये पार्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, मतलब थियोरी थोड़ी सी पता रहनी चाहिए, इसलिए बस, और कुछ नहीं। मेरा अकाउंट कहाँ पे है? हाँ। किधर गया? हाँ, ये हाइड्रोजन एटम का फोटो है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक। ये बीच वाला पार्ट क्या है भाई? न्यूक्लियस। फिर बाद में ये क्या है? कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल स्फेरिकल शेप बना सकता है। एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, बट साला अचानक से सेकंड में भी जा सकता है, थोड़ा सा जाता है एक्चुअली। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की वेव बनती है तो वो एकदम, हाँ पहली बात तो ये परफेक्ट स्फीयर है क्या? नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़े से ऐसे कॉन्टोर्स है छोटे छोटे, तो ये परफेक्ट स्फीयर भी नहीं बनाता, वेव है ना बे, तो एग्जैक्टली स्फेरिकल रहना डिफिकल्ट है, क्लाउड जैसा है। एंड फिर बाद में ये पहला इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स सेकेंड ऑर्बिट तक जा सकता है, बट थर्ड ऑर्बिट में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। नहीं मैं कुछ तो अच्छी चीज बताने वाला था। सेकंड ऑर्बिट तक नहीं जा सकता, परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाता, और कुछ तो, हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ। अब देखो भाई, तो where is the probability of finding electron, where is the probability of finding an electron is highest in first shell या in second shell for hydrogen atom? फर्स्ट शेल। समझ में आ रहा है पक्का? ओके। तो अगर अच्छे से देखोगे, देखो भाई इधर की तरफ भी है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, मतलब गलत नहीं बोल सकते बट ठीक है। इधर देखो बीच में ना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, शुरुआत में थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों कम है? थोड़ा सा भी मतलब और अच्छे से इमेज देख ही लेता है, ठीक है। ध्यान दो। देखो ये क्या है हमारा? प्रोटॉन, न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस? 0, साइन 0, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस? कम रहेगी ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा ना बे, तो न्यूक्लियस के नजदीक जाना बहुत कम। थोड़ा दूर, अरे थोड़ा दूर जाएंगे तो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ओके बढ़ेगी, ओके थोड़ी सी बढ़ गई, दिख रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और थोड़ा दूर और बढ़ेगी। Then comes a region in space where probability of finding an electron becomes maximum. कितनी होती है भाई? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हो गई? ये क्या रहेगा फिर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत भर के, इसको इधर रहना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? बताओ कुछ तो दिमाग लगाओ। बोलो भाई, तुम लोग जरा इंटरेक्ट करोगे तो मतलब कुछ, मतलब मेरे को भी ये सब पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा, नहीं तो एग्जाम में जो आता है वो पढ़ा के खत्म कर दूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्यों? हाँ उस चीज को क्या बोलते हैं? हाँ जहाँ पे वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक नहीं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मतलब कहाँ पे है अभी ये, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है फिर?
ऑर्बिट, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। अरे हम लोगों ने बोर्स की फॉर्मूला से सर रेडियस वेडियस की फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट या फिर ऑर्बिट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। एंड फिर इसके बाद इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई वापस, इसके और बाहर मिलने की प्रोबेबिलिटी, देन कम्स अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो। कितनी हो जाती है, क्यों जीरो, क्योंकि वो बाउंड्री है बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट। कुछ तो रहना चाहिए ना भी क्लियर कट बाउंड्री, जो हमारी इमेज में यहां पे तुम लोगों को दिख रही होगी, बीच में दिख रहा है, वहां पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट बाउंड्री कम्स आफ्टर विच ऑर्बिट स्टार्ट्स। अब सेकेंड ऑर्बिट का भी एक रीजन रहेगा जहां पे अच्छे से मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कितने रहेंगे, मैक्सिमम। बट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलने के चांसेस कितने हैं, मिनिमम, कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में रहना प्रेफर करता है ना बे, सेकंड में जा सकता है क्या। इस बाउंड्री के अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम है, एंड इस बाउंड्री के बाहर मिलने के भी चांसेस और कम है। ये कुछ समझ पा रहे हो, ये ऐसा हाइड्रोजन का एटम एक्चुअली दिखता है, जो मतलब उस इमेज में भी है, ठीक है। अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शुरुआत में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी है, कितनी है, जीरो। ग्राफ देखो भाई, ये ग्राफ, ये ग्राफ किसके वर्सेस इसका है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या रहती है वो बाद में दिखाऊंगा, बट मतलब पढ़ा दूंगा, बट इसका सिंबल रहता है साई स्क्वायर डी टाउ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वर्सेस यहाँ पे क्या है, रेडियस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, जीरो, वेरी नाइस। एंड देन इट इज इंक्रीजिंग, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है। एक पॉइंट पे क्या हो गया, एंड फिर बाद में वापस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, समझे। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी बिकम्स जीरो। फिर बाद में शेल चेंज हो गया, देखो बे, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल में कुछ तो डिस्टिंग्विशिंग पार्ट रहना चाहिए ना बे। तो फर्स्ट शेल अगर ऊपर क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट बना रहा है, तो दूसरा शेल कैसे बनाएगा, ट्रफ बनाएगा, नीचे जाएगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन का नेचर डिफरेंट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो सेकंड शेल है उधर क्या होगा, ट्रफ, समझ में आ रहा है। बट ओवर हियर प्रोबेबिलिटी इज हाई और लो, लो, तो ये थोड़ा सा ऐसा कम होता है, समझे। एंड देन इट गोज ऑन टुवर्ड्स जीरो। ये ग्राफ समझा कुछ, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये ग्राफ एग्जाम में आएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये ग्राफ आएगा, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत। इस ग्राफ को सॉल्व करने की ट्रिक्स भी है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी जो पॉइंट लिखा, वेव फंक्शन समझ में आया, वेव फंक्शन पक्का। एंड और क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आ गया, पक्का, ये दो पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, ये सब तुम लोगों को रवि सर ने थोड़ा, ये मतलब ये वाला पार्ट नहीं, वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं, बट डायग्राम्स तो मतलब पढ़ा दिए, एसपीडीएफ, और क्या क्या पढ़ा है मुझे बताओ, ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, नहीं, पॉलिस एक्सक्लूजन थ्योरम, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तुम लोगों ने, हाँ, थोड़े एग्जाम्पल, ओके, ठीक है, चलेगा, ओके। तो मतलब मुझे आइडिया रहे ना कि क्या पढ़ा के हो गया, तो उस पार्ट में मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, तुम लोगों के लिए मैं बता दूंगा, डोंट वरी, तुम लोगों को नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो भी है लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो ये जो है, ये देखो बे, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ग्राफ प्लॉट किया जिससे अपने को कुछ बेसिक आइडिया लग रही है, वो वेव फंक्शन का था क्या, नहीं, वो ग्राफ वेव प्रोबेबिलिटी का था, समझ में आ रहा है। तो वेव फंक्शन से देखो बे, वो ऊपर वाली वेव्स देख के तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन की पिक्चर क्लियर हो पा रही थी क्या, नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो ऊपर वाले वेव्स देख के नहीं पता चलता, ठीक है। हाँ, पहले बट सॉरी, उसके पहले वेव फंक्शन शुड बी, लिखो लिखो, वेव फंक्शन शुड बी, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, नया पॉइंट नहीं, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस, कॉमा फाइनाइट, कॉमा फाइनाइट एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल। ये अपने को देखना नहीं है पॉइंट। ए बाय द वे कंटिन्यूअस समझ में आता है ना। स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब उसके वेव फंक्शन का स्क्वायर, साइज स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल रहना चाहिए, बट ये अपने को इतना देखना नहीं है। बट जस्ट ये याद रखना, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूअसली जाना चाहिए ना, अचानक से गायब थोड़ी ना हो सकते हवा में। दूसरा फाइनाइट भी समझ में आ रहा होगा, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता। तीसरा सिर्फ याद रखना, इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। वो उसका मीनिंग वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में एक्चुअली उसका इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, बट वो हम लोगों को देखना नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर नेक्स्ट कितना पॉइंट चले, फोर्थ, पॉइंट नंबर 4, wave function does not have any meaning, wave function does not have any physical significance। ऐसे लिखो, wave function does not have any physical significance। हो गया। and to give it some meaning, and to give it some meaning, we square it, वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, we square it, ब्रैकेट में लिखना साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर एक्चुअली, या फिर साई स्क्वायर, ठीक है। we square it, ब्रैकेट में लिखना साई स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर, which gives us probability density and to find probability of, to find दो बार हो जाएगा, to calculate probability of finding an electron, नहीं तो find दो बार हो जाता, and to calculate probability of finding an electron in a region in space, psi square is multiplied by volume element, psi square is multiplied by volume element d tau, ऐसे लिखना है, d tau, where tau is our volume element, d tau, ठीक है। d क्या रहता है भाई, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल वॉल्यूम डी टाउ, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस मीनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ये सब पढ़ाने की, ये थोड़ा तो बाउंसर जाने ही वाला है, ठीक है। बट ये थियोरी के पॉइंट्स जो है एज इट इज स्टेटमेंट में आएंगे, तो एटलीस्ट थियोरी के पॉइंट्स रट लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या करेंगे ना, मैं लिखूंगा अभी वापस। हाँ, अब सारे के सारे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किधर से भी आ सकते हैं वैसा। ओके, अब ध्यान दो भाई, पहला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। देखो समझो, इससे कुछ पता चलता है क्या, मतलब वेव फंक्शन से कुछ नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो भाई, लाइट, ठीक है। अगर मैं लाइट की बात करूं, मैं दो लाइट्स की सोर्स की बात कर रहा हूँ, एक ये ऐसे एक छोटे से टॉर्च की, ठीक है, एंड दूसरा ऐसे एक बड़ा सा हेडलाइट है, ठीक है, बड़ी सी ऐसे हेडलाइट है, ठीक है, कार की हेडलाइट। दोनों में से लाइट निकलती है, दोनों की लाइट कैसे दिखती है, मतलब दोनों का वेव कैसे, लाइट का वेव फंक्शन कैसे रहता है, वेव, अरे लाइट की वेव कैसे रहती है, साइन एक्स, साइन जैसी ऐसे ही रहेगी। जब ऑन करूंगा 0 से स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा और आगे आगे जाएगी, ठीक है।
कार की हेडलाइट की भी वेवलेंथ वेव फंक्शन कैसे रहेगी? साइन एक्सी, सेम टू सेम, बराबर। तो करेक्ट, तो दोनों साइन एक्स ही है, दोनों का वेव फंक्शन क्या है? साइन एक्स। तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या हम लोगों को? नहीं, मतलब कुछ पता चल रहा है। मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई मेरे पास दो लाइट सोर्स है, दोनों का वेव फंक्शन साइन एक्स को फॉलो कर रहा है, तो तुम लोगों को तुम बता पाओगे कि कौन सा टॉर्च को ये कर रहा है करस्पॉन्ड और कौन सा हेडलाइट को करस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों साइन एक्स है। मैं अगर सिर्फ बोल दूं कि मेरे पास दो लाइट सोर्स है, दोनों का वेव फंक्शन साइन एक्स है, इतना ही लिख के दे दूं, तो तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है क्या? नहीं। तुम लोगों को कहां से इन्फॉर्मेशन मिली? तुमने बोला एम्पलीट्यूड से। समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड अपने को क्या देता है? इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिससे हम लोग पूरा वेव फंक्शन का स्क्वायर कर, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन, कुछ चीज पता करने के लिए हम लोगों को एम्पलीट्यूड का क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। वैसे यहाँ पे कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हम लोगों को किसका स्क्वायर करना पड़ता है? लिखा है साई का स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज व्हाट? साई स्क्वायर, वेव फंक्शन का स्क्वायर, जिससे हम लोगों को कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। What will be the probability density of finding an electron inside hydrogen atom? Density मतलब पूरा, inside मतलब in a hydrogen atom, चलो inside नहीं, in hydrogen atom 1। इतनी गारंटी है ना भाई कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर ही रहेगा, हाइड्रोजन के बाहर जा पाएगा क्या? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवरऑल, डेंसिटी मतलब पूरा, ऐसे पूरे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1। समझ में आ रहा है? तो ये हम देखो बताता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर है किधर, तो ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कौन से रीजन में कितना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, बताओ, रीड करो एंड। Probability of finding an electron is equal to psi square is multiplied by d tau। समझ में आ रहा है? ठीक है, where this d tau is वॉल्यूम एलिमेंट। समझे क्या मतलब? समझे मतलब ये लिखा हुआ थोड़ा सा। अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूं, ध्यान दो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे जरा। वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। आज डिफरेंशिएशन क्या रहता है वो समझते हैं। रोशन सर ने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ा दिए, बट डिफरेंशिएशन में हम लोग एक्चुअली क्या ढूंढते हैं वो पढ़ाया क्या? ओके, समझो भाई, तो मैं पढ़ाऊंगा। देखो, आओ मेरे से बेसिक मैथ्स सीखो अभी। तो 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएशन है ना, एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में काटता है। फॉलोड? ये बताया? हाँ, ओके। अब ये कैसे काटता है देखो भाई, लेट्स से कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितना प्रेजेंट है वो निकालना है। एंड देखो पूरे सर्कल में, मतलब पूरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। बट लेट्स से कि मुझे अभी ये जो ब्लैक लाइन बनाई है ना मैंने, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है वो निकालना है। फॉलो कर पा रहे हो? एक बड़े स्फीयर का एक छोटा सा वॉल्यूम निकालना है। समझ में आ रहा है? एक बड़े स्फीयर के छोटे से वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलते हैं डीवी। क्या बोलेंगे? अरे ना, वॉल्यूम बड़ा पूरा तो वी, उसके छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे? डीवी। डिफरेंशिएशन बड़े चीज के छोटे पार्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब अज्यूम करते हैं यहां पे जो आर है वो बहुत छोटा है कुछ, तो ठीक है, तो जो रेडियस रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डी आर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एंड ये एकदम थिन स्लाइस है भाई, एकदम थिन। समझ में आ रहा है? अब लेट्स से कि मैंने पूरे एक बॉल के सिर्फ ऊपर के एकदम छोटी सी थिन स्लाइस का वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम थिन, समझ रहे? एकदम पतली, वेफर से भी छोटी। ओके, तो एक्चुअल में वो सिर्फ क्या रहेगा बॉल का?
वापस हाँ, सरकमफरेंस सर्कल का रहता है, सरफेस एरिया सिर्फ क्या रहेगा, सरफेस एरिया। ये समझ में आ रहा है? वापस एक पूरा स्पीयर है एंड मैं उसके एकदम छोटे से ऐसे ऊपर के लेयर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम वेफर जितने छोटे से, समझा? तो वेफर जैसे थिकनेस रहेगी तो उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, dr, ठीक है। एंड उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो उसका सिर्फ क्या रहेगा, सरफेस एरिया। किसी ने तो अभी बोला था, समझ में आ रहा है? 4 पाई dr स्क्वायर। हाँ 4 पाई हाँ r स्क्वायर dr, बताता हूँ अभी। 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 4 पाई r स्क्वायर, सबने पढ़ा हुआ है ये पक्का। स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पे आओ तो फिर मुझे एक छोटा सा वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम विच इज v, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को क्या बताया मैंने, डिफरेंशिएशन। छोटे वॉल्यूम छोटे पार्ट्स कट करने के लिए डिफरेंशिएशन करता है। तो अगर मैं वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करूं dv, तो 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज छोटे रेडियस का ना, वो इसका एक छोटा रेडियस लिया, करो बे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। dv इज इक्वल टू 4/3 पाई, कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब। d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब क्या होता है, 2r स्क्वायर, सबने पढ़ा हुआ है। 2r के 3r पे, ओके। तो dv इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर, एंड इसमें एक dr बच जाता है जो तुम लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों ने कहते डिफरेंशिएशन प्रैक्टिकली यूज नहीं किया है, बट एक dr रहता है। हाँ 4/3 तो कांस्टेंट है ना, तो 0 नहीं हो जाएगा। नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स के एक्स इज k d बाई डी एक्स ऑफ x, कॉन्स्टेंट बाहर आता है, पढ़ाया होगा ना, ये हुआ है। तो क्या पढ़ाया है हाँ? तुम लोगों को d बाई डी एक्स ऑफ k पढ़ाया है, d बाई डी एक्स ऑफ k इज 0। चलो तुम लोगों को यूवी रूल पढ़ा है, u इंटू वी रूल भी नहीं पढ़ा है। हाँ तो अभी मेरे बात के ऊपर विश्वास रखना, फिर भी और क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक रूल है जो अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो अभी मतलब नहीं पढ़ाया तो ये मेरे से पढ़ लो कि d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स वेयर k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बाहर आ जाता है, एंड इनटू x। ये मैं मतलब तुम लोगों को फिजिकली भी एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ, बट फोकस टाइम वेस्ट होगा मेरा, इसलिए तो k बाहर आ जाता है एंड d बाई डी एक्स ऑफ x करना रहता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही अब यूवी रूल भी अगर पढ़ाया रहता ना, मैं यूवी रूल से इसको इजीली एक्सप्लेन करके देता, मतलब मैथमेटिकली प्रूव करके दे देता, बट तुम लोगों को यूवी रूल भी नहीं पढ़ाया हुआ है, तो छोड़ दो, मतलब मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं। चलो मैं यूवी रूल पढ़ाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। तो d डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है, यूवी रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लिकेशन का करना है तो तुम लोग ऐसे करते हो, u कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ dv प्लस v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ du। ये रूल है, ये फॉर्मूला है, समझा? ओके। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सम k इनटू x, समझा? वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट। तो कैसे सॉल्व करेगा, पहले k को बाहर एंड dx प्लस बाद में x को बाहर dk, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, तो ये 0 बन गया, तो x इंटू 0 0, आंसर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ kx k dx। ये प्रूफ है, अगर कुछ समझा नहीं, समझ में आ रहा होगा तो छोड़ो, याद रखो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसको बाहर निकाला, एंड अभी यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 कैंसिल आउट हो रहा है। फॉर्मूला क्या बना dv का, 4 पाई r स्क्वायर dr, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर डिराइव हो गया। ये समझ में आ रहा है? किसी एक बड़े स्पीयर का अगर एक छोटा सा वॉल्यूम का पार्ट लेंगे तो एक्चुअली वो सरफेस एरिया रहता है, तो सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना बे, तो मैंने सरफेस निकाला इनटू वॉल्यूम के लिए वो उसके क्या बोलते हैं उसको, रेडियस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल वॉल्यूम मिलेगा। कुछ फॉलो कर पाए? ओके। तो ये होता है dv का फॉर्मूला, 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है। एंड ये हम लोगों ने नॉर्मल यूज किया, बट हम लोग जब क्वांटम पढ़ते हैं तो हम लोग इसको dv नहीं बोलते, हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट को क्या बोलते हैं, d टाउ। तो d टाउ का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, यस, d टाउ का फॉर्मूला रहता है 4, कौन था, अच्छा ओके,
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझे? वापस एक बार लास्ट, वेव फंक्शन कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन देता है? नहीं, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर जब करते हैं तो अपने को क्या मिलती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अपने को क्या बताती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। समझे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड होल एटम। तो पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कितने रहते हैं? 100% रहता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। बट अगर मुझे एक सिंगल रीजन में उसको निकालना है तो मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम एलिमेंट से, और एक छोटे रीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एंड 4/3 पाई आर स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो कि उसका सरफेस एरिया आ जाता है। एंड डी आर क्यों? बिकॉज उसके छोटे से वो जो जितनी भी रेडियस रहेगी उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझे? ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो रट लेने का, इतना कुछ नहीं, चलते हैं, करो। एंड लास्ट पॉइंट इस थियोरी का, ठीक है, this model is based on, fifth point, this model, wave mechanical model मतलब this model is based on Schrodinger's equation, ठीक है, this model is based on Schrodinger's इक्वेशन। तुम लोगों में से बहुत लोगों ने वो श्रोडिंजर्स कैट वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ठीक है, साला जिंदा भी है मरी भी है, ठीक है। तो वैसा ये क्वांटम मतलब उल्टा सुल्टा ही है, ठीक है। श्रोडिंजर ने मतलब एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वांटम में भी यही सब होता है, मतलब आगे भी मैं ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें भी बात करते रहूँगा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसने बोला कि लेट्स से कि मैंने एक बिल्ली ली, जो पता नहीं बट मतलब एक बिल्ली अपने पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्ली है। एंड इस बिल्ली को एक बॉक्स में रखा, एंड बॉक्स में एक बॉम्ब रख दिया, ठीक है, जो कभी भी फट सकता है। हाँ एक्चुअली हाँ, ट्रू स्टोरी, हाँ, मतलब तब तक एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर मतलब मेरे ख्याल से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो चल जा रहा था उस टाइम पे। अरे हाँ रुको, इसलिए बिल्ली अजीब लग रही है, रुको बे, हाँ वही सोचो बिल्ली अजीब क्यों लग रही है। हाँ, अब तो बॉम्ब कभी भी फूट सकता है। अब तुम लोग बाहर से अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, बिल्ली जिंदा है या मरी है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉम्ब फटा है, हम लोग को पता चलेगा कि नहीं पता चल सकता। बॉम्ब फटा है कि नहीं फटा है वो अपने को नहीं पता चल सकता। तो बिल्ली जिंदा है कि मरी है? तो जब तक बॉक्स ओपन नहीं होता वो साइमल्टेनियसली जिंदा भी है एंड साइमल्टेनियसली मरी भी है। ध्यान से सुनो, जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते उसको ओपन करके, जब तक तुम देखते नहीं हो कि जिंदा है कि मरी है, तब तक बॉक्स जब तक बंद है तब तक वो जिंदा भी और मरी भी है। फॉलोड थोड़ा बहुत। ये एक्चुअली कहाँ पे एनालॉजी यूज हो रही है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट जैसे ही ओपन करेंगे अपने को पता चल जाएगा जिंदा है कि मरी है। फॉलोड? ओके। वैसे ही वो डायग्राम वो ऊपर वाली है, ग्रीन एंड येलो रेड वाली, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट वो एक ही इलेक्ट्रॉन साला फर्स्ट ऑर्बिट में भी है एंड सेकंड ऑर्बिट में। कैसे बे? एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे फर्स्ट में भी रहता है और सेकंड में भी रहता है। हजम करने लायक चीज है क्या? जो मैंने तुम लोगों को इमेज दिखाई थी ना, वो एक्चुअल इमेज नहीं है, वो सिमुलेटेड इमेज है। मतलब पीसी में थोड़े से फंक्शंस ऐड करके वो ऐसे इमेज बनाई हुई है, बट एक्चुअल में वैसा दिखता है क्या? नहीं। बट जितने अपने इक्वेशंस है, जितना हम लोग उसको देखते हैं, तो एक ही टाइम पे वो अपने को मिलता है कि मतलब जब तक हम लोग उसको अंदर घुस के देख नहीं पाते। हम लोग कभी आइटम को ऐसे इलेक्ट्रॉन को अंदर घुस के देख पाएंगे क्या? नहीं। देख सकते हैं, वो भी एक है, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। बट जब तक हम लोग अंदर घुस के देख नहीं पाते तब तक वो साइमल्टेनियसली फर्स्ट शेल में भी एंड और सेकंड शेल में भी रह सकता है। ये समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो अजीबोगरीब चीज है, एक ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भी एक ही जगह पे रहना और सेकंड शेल में भी एक ही जगह पे रहना, वो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। समझ में आ रहा है? एंड ये सब उल्टी सुल्टी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। लोगों ने उनको पूछा ये इक्वेशन कहाँ से है, उन्होंने बोला नहीं पता, बस आई, इससे आंसर आता है, ठीक है। तो उन्होंने इक्वेशन दी Hψ इज इक्वल टू Eψ, ठीक है। साई तो पता ही है तुम लोगों को क्या रहता है, ठीक है। E मतलब
एनर्जी, साई मतलब वेव फंक्शन, तो एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन हैविंग सम वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू एच साई, ठीक है, वेयर एच इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन कोई मैथमेटिशियन था, उन्होंने, मैथमेटिक्स भी एकदम मस्त है चीज, साला कुछ साइंटिस्ट ऐसे कुछ तो डिराइव करके छोड़ देता है एंड सालों के बाद फिजिक्स वाले उठा के यूज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ एक्चुअली, तो दिस इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, उन्होंने बोला तुम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी, ठीक है, क्यों कैसे नहीं पता बट मिलता है, क्या चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, चलता है, ठीक है, ये बहुत सालों के बाद फिर बाद में फेमन ने ड्राइव किया था, फेमन तुम लोगों ने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, रिचर्ड फेमन, तो उन्होंने ड्राइव किया था, ठीक है, और फिर बाद में लगा कि हाँ अभी मस्त है, सब सही है, ठीक है, डेरिवेशन समझने जैसी नहीं है, हाँ तुम लोगों को डेरिवेशन इसकी देखनी है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा देखने के लिए, बट अगर देखनी है तो तुम लोगों को फिजिक्स में स्टैंडिंग वेव्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स करके कंसेप्ट है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं है, 12वीं में बहुत आगे तुम लोगों का क्या चालू है, तो स्टैंडिंग वेव्स पढ़ने के बाद एक मस्त बुक है केमिस्ट्री की, जेडीली, ठीक है, वो बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक है, इनऑर्गेनिक की बुक है, एंड इनऑर्गेनिक के इस बुक में एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन की मस्त स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन लेके डेरिवेशन है, तुम लोगों को अगर एक्चुअली क्यूरियोसिटी रहेगी तो अगले साल तुम लोग मतलब ये स्टैंडिंग वेव्स जब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा उसके बाद देख सकते हो, तब ये डेरिवेशन समझेगी, अभी मैं भी पढ़ाऊँ तो भी मतलब कुछ समझेगा नहीं, तो पढ़ाने में कुछ अर्थ नहीं है, ठीक है, चाहिए होगा तो देख सकते हो। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर एक्स, सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इंटीग्रेबल रहना चाहिए, तो ये इधर एक्चुअली इसका मीनिंग है जो कि छोड़ दो, ठीक है, तो अभी मुझे बताओ हम लोग साई का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बट ध्यान दो बे, ये साई का इक्वेशन सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करते हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना बे, पूरा वॉल्यूम, ये अभी इधर 2 डायमेंशन में तुम लोगों को एक्स और वाई दिख रहा है, बट पूरा वॉल्यूम मतलब इधर बाहर भी तो है ना जेड में, समझ में आ रहा है, तो जब तुम लोग पूरा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस से काम चलेगा क्या, एटम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे तुम लोगों को साई का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, तो साई का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस पे करके चलेगा क्या, तो बाद में दूसरा डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तुम लोगों ने डी बाई डी एक्स तो पढ़ा है ना, ये डबल उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसे डबल डिफरेंशिएशन कर बोलते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करके वापस सारा डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है, ठीक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे बे, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा, सिर्फ इक्वेशन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन, या फिर दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू विच पार्ट ऑफ एनर्जी, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी, प्लस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आधा हो गया, प्लस v along x y and z axis psi, ठीक है, एनर्जी दो चीजों की बनी रहती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है, जो कि एक्चुअली जीरो हो जाती है, मतलब जीरो बहुत सी बार ले लेते हैं इसको, ठीक है, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर पाता, तो mgh जी मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, जी भी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना लेते हैं, जीरो लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये हो गया अपना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कंप्लीट, विच इज इक्वल टू ई साई, समझे, ठीक है, फिर बाद में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को उस तरफ लेके जाऊं तो क्या बनेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई, चलेगा, मैंने डायरेक्ट साई को कॉमन ले लिया, माइनस वी साई
एंड फिर बाद में साई को कॉमन निकाल के एनर्जी माइनस वी। ओके, अब ज़रा तुम लोग दिमाग लगा के बताओ, टोटल एनर्जी में से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर रहा हूँ तो क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी बनती है। समझ में आ रहा है? पक्का? एंड फिर बाद में कभी कभार ये ई साई को इधर लाते हैं या फिर इसको इधर लाते हैं, समझा? अगर ये पूरे को इधर लाएंगे तो पूरी इक्वेशन माइनस में बनेगी, एंड अगर इसको इधर लेके आएंगे तो पूरी इक्वेशन प्लस में बनेगी। फॉलोड? पक्का? ओके, तो बाद में एग्जाम में और इक्वेशन को उल्टा सुल्टा कुछ तो किया रहता है, मैं अभी सारे पार्ट्स बताते तो नहीं बैठ पाऊंगा। तो ये इक्वेशन अपनी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आती है? एच साई इज इक्वल टू ई साई से। ये पूरा इतना पार्ट इसको क्या बोलते हैं? ये पूरे इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? तो ये इतना पूरा पार्ट जो है वो अपना एच साई इंटू साई है, मतलब ये साई भी है ना यहाँ पे, तो एच साई इंटू साई है। समझे? इतना ही, मतलब देखो इनके ऊपर तुम लोगों को कुछ डेरिवेशन, कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, सिर्फ थियरी के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी देर के बाद मैं थियरी के क्वेश्चन लेके दिखा भी दूंगा, बट अभी के लिए लिख दो। ओके, ये लिख दो, फिर बाद में दो डेफिनेशन और, ठीक है। एक है नोड, नोड नोड, ठीक है। इसमें दो चीजें और। नोड, नोड का मीनिंग होता है द रीजन इन स्पेस, the region in space where probability of finding an electron is zero। ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? मतलब रवि सर ने ये लिख के दिया था? नहीं। ओके, अब ध्यान दो भाई। तो यहाँ पे हमारे इस डायग्राम में नोड कहाँ पे है? इस वाले डायग्राम में नोड कहाँ पे है? फर्स्ट एंड सेकंड सेल के बीच में, रेड एंड ग्रीन इंक के बीच में दिख रहा है। ओके, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन एस ऑर्बिटल? 0। हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन पी ऑर्बिटल? हाँ, दिख रहा है क्या? पी ऑर्बिटल में एक नोड, वो जो रस्सी लगाई थी ना वो एक्चुअली नोड्स थे। हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन डी ऑर्बिटल? हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन एफ ऑर्बिटल? 3। तीन थे, ठीक है। जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी ऑर्बिटल विद इट्स नोड्स? गलत, क्या पे घाई कर दी। अब ये डी ऑर्बिटल है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना? हाँ, और ये अपना नोड है ब्लैक वाला। ये एंगल कितना दिख रहा है? 45, 90 का हाफ। आराम से सोच के बताना, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब जब बोलता हो तो आराम से सोच के बताने के लिए, कैसे बुरा लगता है मेरे को नहीं तो। ओके, व्हाट इज द एंगल मेड बाय पी ऑर्बिटल विद इट्स नोड? 90, क्योंकि पी ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। फॉलोड? ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू नोड्स इन डी ऑर्बिटल? 90। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल? टू लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल, हाँ, दिख रहा 90? 45 प्लस 45, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, मतलब एक साल तुम लोगों ने 45 डिग्री का आंसर देख लिया एंड अगले साल वो टिक करके आ गए तो गलत जा सकते हो। क्वेश्चन बहुत उल्टे सुल्टे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नोड का मीनिंग समझ में आ रहा है। एंड और एक कॉन्सेप्ट रहता है एंटी नोड। एंटी नोड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बिकम, हाँ 1 नहीं, मैक्सिमम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 मतलब पूरे एटम में हम लोग देख रहे हैं, एंटी नोड के रीजन में नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम, उधर पीछे किसी ने बोला वो करेक्ट है। एंटी नोड वेयर द रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस where probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी नोड को और एक नाम बताओ बे। हाँ, ऑर्बिटल, वेरी नाइस। इसका दूसरा नाम रहता है ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे मैक्सिमम रहते हैं विच इज क्लोज टू 90 to 95%। कुछ दिक्कत है? ओके, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेडिंग लिखेंगे क्वांटम नंबर्स। फैन ऑफ कर दो। क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड हम लोगों को सिर्फ 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं, ये आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब इट इज नथिंग बट ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड वन इज azimuthal quantum number L. It is also called as subshell, which gives us shape of the orbital, ठीक है। थर्ड, magnetic quantum number orientation, very nice, M, ठीक है। इसे बोला जाता है ऑर्बिटल। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम लोग एक एक करके करेंगे, बट इसका दूसरा नाम रहता है ऑर्बिटल, सबशेल ऑर्बिटल, ठीक है। एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, यस, एस, ठीक है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है? हाँ, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ होता नहीं है साला, वो एक्चुअल में स्पिन नहीं करता, बट ओके। अब ध्यान दो, मैं बताऊंगा क्या है। अब इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताओ भाई, n ऑर्बिट कौन से नंबर से स्टार्ट होता है? नहीं, 1 से। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, एंड इट कैन गो अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ बाय द वे ये NLM ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जो हम लोगों को सॉल्व करना नहीं है, बट ये इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशंस में इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सी ये इक्वेशन एट द एंड इज इक्वल टू 0 होती है, तो इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। वो नंबर्स अगर ऐड नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं बनती, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही एनर्जी 0 बनेगी, समझ में आ रहा है? मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बनती है। एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड करने पड़ते हैं, एंड दोज नंबर्स आर N, L एंड M, समझ में आ रहा है? N, L और M ये हम लोगों को वो रीजन इन स्पेस देते हैं जहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बोर्स इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था, बोर्स इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया था, 2 अपोजिंग फोर्सेस इक्वल किए थे, कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है? दोनों सेटिस्फाई करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन थी विच इज N। तो बोर्स इक्वेशन सिर्फ N की बात कर रही थी, समझ में आ रहा है? बोर्स इक्वेशन में जो N है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोनों सेम है। वैसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को और 2 नंबर्स की जरूरत पड़ती है विच इज L एंड M, समझे? तो N, L और M ये सारी चीजें कहां से आती है? कौन सी इक्वेशन से आती है? श्रोडिंगर इक्वेशन, समझ में आ रहा है? कुछ मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, अपने को इसकी डेरिवेशन नहीं है तो उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को क्या क्या पता चलता है? हाँ, मतलब एक रेडियस पता चलती है, रेडियस इन nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या था? इनटू n²/z, यूनिट क्या आता है? एंगस्ट्रॉम। बाद में दूसरा पता चलता है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट विच इज ओके 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। 10⁸ रहेगा तो अच्छा 10⁸ लिखा है मैंने, ओके 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एंड एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला -13.6 इंटू अपॉन n², यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड और एक चीज पता चलती है, याद है क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्या पता चलता है? यस,
एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mvr विच इज इक्वल टू nh/2π। ये हम लोग बोर्स थ्योरी में सब कुछ पढ़ के हो गए हैं, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को ये 4 चीजें बताता है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट ऑर्बिट, ठीक है, जो कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है, ओके। फिर ऑर्बिट के अंदर क्या रहता है? सबशेल। सबशेल किसके बने रहते हैं? ऑर्बिटल्स के। एंड वो ऑर्बिटल्स किसके बने रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि इलेक्ट्रॉन 2 स्पिन दिखा सकता है, ठीक है। चलो, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरी चीज बी, सबशेल। हाँ, बाय द वे एक पॉइंट रह गया, सॉरी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्मूला रहता है इन एन ऑर्बिट? 2n²। पढ़ाई है ना? ओके, तो ये लिख दो n एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बचपन में किया होगा। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस हो गए। ओके, फर्स्ट शेल में 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2, एंड लास्ट 5 का स्क्वायर 50, 25 इंटू 2, 50। ये समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद वाली जो चीज़ है वो एकदम सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखना है, आंसर आ जाते हैं, ठीक है। लिख दो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन विल गो फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज अजीमुथल क्वांटम नंबर बी। अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल रहता है L एंड इसका मीनिंग रहता है सबशेल। ओके, नाउ टेल मी अजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, ओके, 0 से स्टार्ट होता है, देन इट गोज अप टिल n-1, ठीक है। ओके, तो वैल्यू ऑफ n एंड इट्स, हाँ बाय द वे सॉरी एक पॉइंट रह गया। तो इनका नाम क्या रहता है? 0 वाले का नाम S सबशेल, 1 वाले का P, 2 वाले का, 3 वाले का F के बाद G, ठीक है, ये सबको पता है ना? ओके, हाँ, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अजीमुथल क्वांटम नंबर L। वेरी नाइस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू L+1, ठीक है। तो चलो, बताओ मैं, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का है तो इंटू 2 ना, 2 इंटू, नहीं रुक, 0+1 2, 2 एंड ये 1+2 2, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने। 2 इंटू 12+1, 12+1 है। हाँ, नहीं, रुको, नहीं, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, तुम कुछ अलग बोल रहे हो, बट ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2 इंटू 12+1, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं ये करना था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज जस्ट 12+1। चलो ठीक है। अब L इज इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं? कौन सा ऑर्बिटल? S सबशेल, ठीक है। तो ये S हो गया। एंड इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख देते पहले, चलो, एंड फिर बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। ओके, तो S ऑर्बिटल में L अगर 0 हो गया तो कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? एक सिंगल ऑर्बिटल। एंड एक सिंगल ऑर्बिटल में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक, हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। वैसे ही L इज इक्वल टू 1 जब होता है तो कौन सा ऑर्बिटल आता है, कौन सा सबशेल आता है? P सबशेल, बराबर। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? तो 1 इंटू 2 2, 2+1 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएंगे? 3।
एंड एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6, ठीक है। वैसे तुम लोग L इज इक्वल टू 2, सबके नाम भी लिखना, L इज इक्वल टू 2 से लेके L इज इक्वल टू 5 तक करते चलो, 3 4 5 करो। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 2 बढ़ते जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड बाद में उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। 2 2 ऐड करते जाओ, वैसे भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। अब तो एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। चलो भाई देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके L एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन टोटल है ना थोड़ा सा। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, इसमें L कहाँ तक जा सकता है? L कहाँ तक जाता है बाय द वे? L स्टार्ट्स फ्रॉम 0 then 1 then 2 then 3 and it goes up till n-1, तो 0 से n-1 जाता है। अब यहाँ पे n-1 करेंगे तो कितना होगा? 0 ही आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। एंड सिर्फ s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। नेक्स्ट सेकेंड शेल या फिर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये 0 एंड 1, इसमें 2 ही सब शेल रह सकते हैं, 0 एंड 1। ये फॉलो कर पा रहे हो? अब 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? s सब शेल एंड p मतलब सॉरी 1 मतलब p। s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अरे p में 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेकंड शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड शेल में s में 2 जाते हैं, 6 p में जाता है, तो टोटल कितने रहते हैं? 8। नेक्स्ट अगर थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल में कौन से ऑर्बिटल सब शेल आएंगे? 0 1 2, 3 माइनस 1 2, तो वो 2 तक जाएगा। ये समझ में आ रही है n-1 का मीनिंग? 3 माइनस 1 2 होता है तो 0 1 2। अब 0 मतलब कौन सा सब शेल? s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10। ये पता है ना, यहाँ पे 4 ऐड करने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो थर्ड शेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स में 2 s में रहते हैं, 6 p में रहते हैं एंड 10 d में रहते हैं। फॉलोड। नेक्स्ट अब इसके बाद n इज इक्वल टू 4, उसके बाद 5 एंड 6 तुम लोग करने वाले हो। n इज इक्वल टू 4 में कहाँ तक जाएगा? f तक, 0 1 2 3। बताओ बे, ये कौन सा ऑर्बिटल? s, ये कौन सा? p, ये वाला d, इसके बाद f। समझे? s पे d f, बाद में g h कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14, बराबर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, कितना हो रहा है? 32। कितने हो रहे हैं? 32। तो फोर्थ शेल में 32, अरे ऊपर लिखा भी था हम लोगों ने कि फोर्थ शेल में 2n स्क्वायर, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आता है। वो 32 में से 2 s के, 6 p के, 10 d के एंड 14 f के, ठीक है। वैसे अभी 5 एंड 6 के लिए तुम लोग करोगे, जल्दी करो, 5 एंड 6 के लिए ड्रॉ करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 10, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हम लोगों को ऑर्बिटल्स बताता है, मोर स्पेसिफिकली उनका ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान दो भाई, एस ऑर्बिटल कैसे दिखता है? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल रोसेट।
इसमें भी दिक्कत? ओके। इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान देना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है? -L से स्टार्ट होता है, गोज टू 0 एंड एंड्स ऑन +L। ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके। तो s ऑर्बिटल देखो भाई, s ऑर्बिटल का तो मतलब एक सिंपल गोला है, ये s है, ये p है, ये d है और ये f है, ठीक है। एक स्पीयर कैसे, कितने टाइप से ओरिएंट किया जा सकता है स्पीयर को? हाँ, मैं स्पीयर को कैसे भी देखूँ भाई, ऊपर से नीचे से कुछ का शेप या फिर ओरिएंटेशन चेंज होते हुए दिखता है क्या? नहीं। तो स्पीयर को कितने टाइप में हम लोग ओरिएंट कर सकते हैं? एक सिंगल। तो s ऑर्बिटल या फिर s सबशेल के लिए, s सबशेल के लिए ओरिएंटेशन भी एक ही रहता है एंड इसका ms मतलब m ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ s, ठीक है। इट इज जस्ट 0, -0 + 0 ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं। एंड ये दिखेगा कैसे? गोला, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट p सबशेल, p सबशेल इसके लिए mp, ठीक है। बताओ ये p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 है, तो 1 l is 1, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1 then it will go towards 0 and ends on +1। ये समझ में आ रहा है? -1 0 +1। ओके। अब मुझे बताओ p ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो p ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, अपने पास 3 एक्सिस है, ठीक है। यस। तो मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। केमिस्ट्री में हम लोग इसको z एक्सिस बोलते हैं, मतलब केमिस्ट्री नहीं, हर एक सब्जेक्ट में z एक्सिस, ठीक है। एंड इसे क्या बोलता है फिर? इसे क्या बोलेंगे अभी? x एक्सिस। चलेगा ना? थोड़ा सा चेंज कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। अब ये क्या बन गया? p ऑर्बिटल ऑन y एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे? py। ये क्या बन गया? p ऑर्बिटल ऑन z एक्सिस, क्या बोलेंगे? pz। इसे क्या बोलेंगे? p ऑर्बिटल ऑन x एक्सिस, क्या नाम देंगे? px। कोई दिक्कत? सिर्फ इतना याद रखना, z एक्सिस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 लेते हैं, बिकॉज z इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसका हमेशा 0, उधर से शुरुआत। इसको हम लोग बोल सकते हैं -1 और इसे हम लोग बोल सकते हैं +1। एक्स एंड वाई में -1 +1 उल्टा सुल्टा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट z की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फॉलोड। ये 3 ओरिएंटेशन समझ में आ रहे हैं? ये इनको ऑर्बिट सबशेल बोलेंगे या ऑर्बिटल बोलेंगे? इन्हें बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। एंड ये तीनों जब कंबाइन होते हैं, ये तीनों जब कंबाइन होंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, py pz एंड px। समझ में आ रहा है? अब ये तीनों कंबाइन होने के बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे? p सबशेल। कुछ समझ में आ रहा है? p सबशेल एंड p ऑर्बिटल्स, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? ऑर्बिटल ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, p ऑर्बिटल, समझे? एक सबशेल, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी सबने किया था नहीं है? 6 इलेक्ट्रॉन। एंड p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 3, px py pz दिख रहे हैं सबको। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, ठीक है। एंड सब कंबाइन होके जब सबशेल बनता है तो 6, 10, 14 ऐसे होता है, ठीक है। फॉलोड लिख दो, फिर बाद में d ऑर्बिटल बनाते हैं। अब d सबशेल, ठीक है। ध्यान दो भाई, d सबशेल, d सबशेल L इज इक्वल टू d का L क्या रहता है? 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम -2, -2 के बाद क्या आएगा? देन 0 +1 एंड +2। फॉलोड, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 5 आएंगे, ठीक है।
इनमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक रहता है ऑन द एक्सिस एंड दूसरा रहता है इन बिटवीन द एक्सिस। नहीं हुआ है? ओके। इनकी शेप तुम लोगों ने देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे थे, ओके। तो इसमें दो टाइप रहता है, डी ऑर्बिटल्स दो टाइप के रहते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक रहता है इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ध्यान देंगे। फर्स्ट इन बिटवीन द एक्सिस, बताओ बे ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? जेड, ठीक है। तो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो रहेगा इसे हम लोग बोलते हैं डी वाई जेड। इसका नाम क्या होता है? डी वाई जेड, चलेगा। नेक्स्ट, ये कौन सा एक्सिस है? जेड, और ये कौन सा है? एक्स। तो एक्स एंड जेड, इनके बीच में जो ऑर्बिटल्स आएंगे इसका नाम क्या दे? हाँ, डी एक्स जेड, ठीक है। तो इस डी ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स जेड, ठीक है। टोटल 5 बनाने हैं, 2 हुआ है, ठीक है। अब लास्ट कौन सा आएगा? ये कौन सा है? एक्स वाई, तो वाई एंड एक्स, ठीक है। इनके ऊपर जब इन बिटवीन में ऑर्बिटल्स आएंगे ऐसे कुछ दिखेगा, एंड इसे क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई, बिकॉज इट इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये 3 समझ में आ रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस वाले। इन बिटवीन द एक्सिस और कोई ऑर्बिटल मतलब हम लोग घुसेड़ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि 3 एक्सिस है, 3 के बीच बीच में ऐसे 3 टाइप में ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है? नहीं। इसके बाद जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? ऑन द एक्सिस, ठीक है, ध्यान दो बे, ऑन द एक्सिस। हाँ, बाय द वे बताओ बे, व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी वाई जेड विथ नोड? नोड 45, जो बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब दूसरा देखो बे, अब ऑन द एक्सिस में बताओ ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, एंड ये एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ही है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। एंड इसका नाम हो जाता है डी, हाँ तो ये y है और ये x है, इसे बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलेगा? ठीक है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द एंगल ऑफ नोड मेड विथ एक्सिस? अरे हाँ, मैं बाद में से क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ रहा था, मतलब जो PYQ आया वो नहीं पूछ रहा था। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ नोड मेड विथ एक्सिस? नोड का एंगल एक्सिस के साथ कितना होगा? यहाँ पे नोड कहाँ पे है सर, वो पहले बताओ। 45 रहेगा। मैं बाद में से क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहा था मतलब, और अभी का क्वेश्चन अलग है। एक्सिस ये ब्लैक वाला है एंड नोड यहाँ पे है, ये दिख रहा है क्या? नोड बीच में से जा रहा है अभी, तो नोड का एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 45। व्हाट इज द एंगल ऑफ नोड मेड विथ एक्सिस? यहाँ पे डी वाई जेड में व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विथ एक्सिस? हाँ, यहाँ पे 0 है, दिख रहा है? पक्का? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल? रुको, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? 0। यहाँ पे वो ऑन द एक्सिस है, दिख रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ ऑर्बिटल विथ एक्सिस? 45। यहाँ पे और अपना एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री पे बन रहा है, समझे? ठीक है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और दोनों के बीच का अगर पूछा रहेगा कि भाई नोड और ऑर्बिटल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो 45 ही है। पहले मैं नोड एंड ऑर्बिटल के बीच में पूछ रहा था, अभी नोड एंड एक्सिस का एंगल पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसके ऊपर से आंसर चेंज होंगे। तो नोड एंड एक्सिस का एंगल कितना रहेगा यहाँ पे डी वाई जेड में? 0। ऑर्बिटल एंड एक्सिस का एंगल कितना होगा? 45। उसी बदले यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नोड एंड एक्सिस का एंगल कितना है? 45। ऑर्बिटल एंड एक्सिस का एंगल कितना है? क्वेश्चन अच्छे से देखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, थर्ड नहीं, सॉरी, हाँ। उसमें नोड और एक्सिस का एंगल 45 बिकॉज़ x एक्सिस एंड y एक्सिस itself are at 45 degrees.
नो नो नो, अरे पापा ये ज़रा 3 डायमेंशनल में बनाया ना, ऐसे ऐसे मतलब समझे, वो आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेन है, वो 3D में दिखाते हो कैसे ही बताना पड़ता है। ओके, अब z, ठीक है, z एक्सिस पे थोड़ा सा अलग होता है, ये ऐसा ऑन द एक्सिस, ऑन z एक्सिस, एंड इसमें एक रिंग आती है, ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ऐसे रहता है। ये रहने का रीज़न भी है, ये ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिंग, समझ में आ रही है, ये डायग्राम समझ रहे हो, ऐसा z एक्सिस है एंड इसके सराउंडिंग में ऐसे एक रिंग है, ठीक है। ये एक्चुअली 2 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ये अपने सिलेबस में नहीं है बट स्टिल, dx² - z² एंड dy² - z², दोनों को जब मिक्स करते हैं ना तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। एंड ये अपना 5वां ऑर्बिटल रहता है, इसका नाम होता है सिर्फ dz², dz², ठीक है। जरा एक मिनट यहाँ पे भी, व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विथ इटसेल्फ, 2 नोड्स के बीच में एंगल क्या है, ध्यान दो। यहाँ पे 2 नोड्स के बीच में एंगल कितना था, 90, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विद इटसेल्फ, ठीक है। इसमें नोड पहले दिख रहा है क्या तुम लोगों को, या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ नोड, इसमें नोड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, ध्यान दो, इसको ऐसे थोड़ा दिखा दूँ अभी के लिए, तो डायग्राम बनाना मुझे इजी हो जाएगा। अब इसका नोड देखो, मैं ध्यान देंगे, भावनाओं को समझो ऐसे, और ये इधर से, ठीक है, वो रिंग के ऐसे, ठीक है, एंड वो रिंग के ऐसे में ऐसे पूरा वो जो कोन है, देखो बे, ये रिंग के सराउंडिंग में ये जो पूरा कोन है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरा ऐसे कोन विजुअलाइज करो, ये समझ पा रहे हो क्या, वो रिंग के साइड से ऐसे जो पूरा ऐसे कोनिकल एंगल रहेगा, उतने एरिया में किधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे रहोगे तो इमेज देख लेते हैं। हाँ ये देखो इमेज, हाँ ये देखो, ये मस्त है, ये डायग्राम दिख रही है, इसमें उसके साइड से जो पूरा कोनिकल नोड बन रहा है, समझ पा रहे हो पक्का, ओके। तो ये पूरा जो कोनिकल रहता है वो उतना पार्ट नोड का रहता है, एंड तो यहाँ पे इसका जो खुद के साथ एंगल रहता है वो रहता है 45 डिग्रीज, ये नोड का जो खुद का एंगल रहता है वो 45 डिग्रीज का रहता है, ठीक है, कोनिकल नोड रहता है एंड उसका खुद का एंगल 45 डिग्री रहता है। बाकी सब में नोड्स के बीच में, 2 नोड्स के बीच का एंगल कितना था बाकी सब में, 90 डिग्री। डी ऑर्बिटल के सारे नोड्स का एंगल 90 डिग्री रहता है, बट इसका अकेले का आंसर एंगल 45 डिग्री के अराउंड रहता है, समझ में आ रहा है, ओके। इनमें m -2 से +2 है, 0 किसको देंगे, 0 एक 0 का ही फिक्स रहता है, 0 किसको देंगे, z को देंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका md सिर्फ dz² का m फिक्स्ड है विच इज 0, ठीक है। बाकी सबको जो नंबर अच्छा लगे वो दे देते हैं, चिपका देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये dz² बिना नोड के बनाना तुम, ठीक है, बना दो, नोड बनाने की जरूरत नहीं है, उसका वो बाजू का जो मैंने बनाया हुआ है ना वो पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच का रेड वाला पार्ट बनाना, ठीक है, करो कंप्लीट। एफ ऑर्बिटल हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब उनके शेप सिलेबस में नहीं है, हो गया। नेक्स्ट, तो इन्हें दिखाने के लिए, मतलब ये इतना डायग्राम बनाना तो हमेशा डिफिकल्टी होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एन एल एंड उसका m, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू क्या रहती है 0, एंड इसके लिए m कितना रहता है 0 ही रहता है। तो एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, ये किया था, ओके। तो इसमें ms इसका क्या रहेगा 0, ठीक है। वैसे ही सेकेंड शेल में क्या होगा 0 एंड
1। s ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स। बट p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? p में 3 थे, याद है, px py pz। तो 3 p के, तो यहां पे 3 बॉक्सेस, ठीक है, -1 0 +1, ठीक है। वैसे ही थर्ड में कैसे होगा? 0 1 2, ठीक है। 0 मतलब एक ही बॉक्स, 1 मतलब कितने बॉक्स आएंगे? 3 बॉक्स, एंड 2 मतलब 5 बॉक्स। डी ऑर्बिटल में टोटल 5 बॉक्सेस आएंगे। कौन से कौन से? -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। फोर्थ वाले का तुम लोग कर लो। ये फोर्थ वाले का हो गया लास्ट। हाँ, इसमें देखो भाई, एक पार्ट रह गया अजीमुथल क्वांटम नंबर का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है √of l + 1 इंटू h/2π। याद है nh/2π? nh/2π ये एंगुलर मोमेंटम, नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √of l + 1 इंटू h/2π, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ A 1s B 2p 3d एंड 4f, ठीक है। 1s 2p 3d एंड 4f। अब इसमें 1 2 3 4 ये ऑर्बिट का नंबर है, बट sp/df जो है वो अपने को l की वैल्यू देती है। मुझे बताओ s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू, d का 2 एंड f का 3। ये याद हो जाएगा ना, मतलब sp/df 0 1 2 3 4, ठीक है, वैसा। अब इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो सबका, चलो जल्दी। वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, h/2π सॉल्व नहीं करना है, इतना ही सॉल्व करना है। एग्जाम आके गए हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आके गए हुए हैं, इतने ही सॉल्व करना रहता है, ठीक है। l + 1 √2 वाला सॉल्व करो, आंसर निकालो, बात खत्म। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्बिटल कैन हैव विच ऑर्बिटल हैज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 0। कौन से ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 रहता है? s का, NES। s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 रहता है, ठीक है। तो ऐसे उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करने आ सकता है। पहला वाला मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अभी तक पहला तो सॉल्व करके हो गया रहेगा जिनको आ रहा है। तो फॉर्मूला इज √of l + 1 h/2π विच बिकम्स 0 0 + 1 का √ h/2π एंड 0 + 1 1 1 × 0 0 √of 0 0। तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। सेकंड वाले का अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, √of 1 1 + 1 इंटू h/2π, जो कि बनेगा √2 h/2π। √2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आंसर विल बिकम h/√2π, ठीक है। समझ पा रहे हो? तीसरा एंड मतलब चौथा तुम लोग कर लोगे। इस वाले का आएगा √6/2π, √6 h/2π आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके नीचे वाले का √10 h/2π, √12, ओके, √12 h/2π, ठीक है। जिसको बाद में तुम लोग 2√3 कर सकते हो। हाँ, √3 h/π, √12 को 2√3 कर लोगे ना भाई? कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, ठीक है। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, फिर बाद में खत्म, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर को ही मिस मत करना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर अगर मिस हो गया तो 2 साल मतलब तुम लोग मतलब स्ट्रगल में ही रहोगे, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग यूट्यूब पे जाके मतलब खुद से देखते नहीं हो तब तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इनऑर्गेनिक में तो हमेशा मतलब बहुत जगह पे यूज़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने देखा होगा ना, पीरियोडिक टेबल में यूज़ होता है, ठीक है। तो वैसे हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। रवि सर का लेक्चर कहाँ तक पहुँचा अभी, क्या चालू है?
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक कितने लेक्चर हुए उनके? 3 हुए हैं। ओके 3 ठीक है। अब तो मतलब भाई आगे जब तुम लोग प्रोडक्ट टेबल में आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग पक्का हो। अब लास्ट 4th स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का स्पिन 2 टाइप का रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके साथ साथ वो खुद के अलोंग भी ऐसे घूमता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऑर्बिट में घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन खुद अपने अराउंड घूम रहा है, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमते वक्त खुद के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है तो वो 2 टाइप से हो सकता है। एक ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है, या फिर एक ये उल्टा ऐसे रोटेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक रोटेशन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरे वाले को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मैंने उल्टा लिख दिया लगता है, बट चलता है वो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत? बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी घूमता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड है ना, वैसे घूमता नहीं है, ठीक है। होता क्या है, वो ऐसे, मतलब इसको विजुअलाइज करने के लिए ये एनालॉजी दी जाती है। एक्चुअली बेल्ट वाली एनालॉजी रहती है जो मैं बेल्ट निकाल के दिखाने नहीं वाला हूँ, बट एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे मोशन में रिवॉल्व करता है। समझ, ऐसे 8 की शेप में वो ऑर्बिट के अंदर भी जब रिवॉल्व होता है तो वो काइंड ऑफ ऐसे, मतलब इधर से जाता है, इधर से इधर, 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 इधर एंड इधर। समझ में आ रहा है? तो वो एक्चुअली, इसको अगर मैं इस साइड से ऐसे साइड एंगल से देखूं तो वो सर्कल है। नहीं समझिएगा, और डिफाइड कर दूंगा शायद। मतलब देखो, ये पेन है, इसको ऐसे पकड़ता है, ठीक है, अब ध्यान देना, या फिर ऐसे पकड़ता हूँ, ये पॉइंट मेरे तरफ कर रहा है, ठीक है। ये जब रिवॉल्व होगा तो ये ऐसे इधर गया, इधर, मतलब इधर ऐसे सीधा गया, फिर इधर से ऐसे होता है एंड फिर बाद में वापस नीचे जाता है, मतलब इधर से ऐसे। समझ रहे हो कुछ? ये ऐसे नहीं घुमा, ऐसे अर्थ के जैसा गोल गोल घूमते घूमते ऐसे सर्कल नहीं मारता। वो कैसे था, ऐसे था, इधर गया, इधर ऐसे रोटेट करके ऐसे नीचे आता है। समझे? वो शेप ऐसे ऐसे, समझा? तो एक्चुअल में ये इतने में ऐसे सर्कल ही मार रहा है, बट ये इधर ऐसे गोल घूम के ऐसे आता है। समझा? ऐसे ऊपर से सर्कल दिख रहा है, नीचे से हाँ वैसा। तो काइंड ऑफ वो ऐसे 8 वाला पैटर्न करता है, बट वो खुद के एक्सिस के अराउंड घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली इतना सिंपल स्पिन नहीं रहता, इसका स्पिन ऐसे कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2 स्पिन है, एंड इनके स्पिन को एक सिंबल रहता है +½ एंड दूसरा सिंबल रहता है -½ समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ अगर रहेगा तो उसके लिए ऐसे ऊपर वाला एरो बनाते हैं, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। हाफ एरो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कंप्लीट एरो, ठीक है। तो एक हाफ एरो वाला ऊपर वाला स्पिन क्लॉकवाइज, नीचे वाला स्पिन -½ विच इज एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? फॉलोड? ओके। तो अब इसमें और एक लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या रहता है, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला रहता है n+1 या फिर 2s+1, ठीक है। मैं इनकी मीनिंग लिख के दे रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर मुझे सिर्फ याद दिलाना कराने, ये जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यहाँ पे s जो है वो है टोटल स्पिन। ये सब तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा नहीं होगा, ये सब इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो ये इनके क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर करा दूंगा। ये पक्का तुम लोगों को कुछ डाउट नहीं आया? चलेगा, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो।
Okay, so with this, we'll stop here. Till then, since time, bye bye.